नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं हम शो में आज आपके लिए। एक स्टॉक जो पिछले कई दिनों से फोकस में है वो आज भी चर्चा का विषय बना रहेगा और वो है LIC का। लगातार 7वें दिन हमने देखा LIC का शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया। अपने इशू प्राइस से अब ये 21% नीचे आ चुका है। क्या करना चाहिए इसमें जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। दीपक नाइट्राइट भी फोकस में रहा, 11% की गिरावट देखने को मिली। अब इसमें क्या करना चाहिए ये भी समझेंगे और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी शो में होंगे शामिल। RBI पॉलिसी का आज बाजार पर असर देखने को मिला और लगातार चौथे कारोबारी दिन हमने देखा बाजार गिरावट पर बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी 35,000 के अहम स्तर से फिसल कर बंद हुआ। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आज मार्केट को देखें तो आज RBI की पॉलिसी का जो एक्शन था वो सिर्फ इंट्राडे तक ही सीमित रह गया और उसके बाद बाजार जहां कल था वहीं पे आज बंद होते हुए दिखा है। और इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि कल के मुकाबले करीब 70 पॉइंट का नुकसान निफ्टी पे दिखा। आप बैंक निफ्टी के अंदर भी आज कुछ ज़्यादा दम नहीं दिखा। अगर SBI नहीं होता तो बैंक निफ्टी भी आज ज़्यादा नुकसान में होता, लेकिन SBI ने किसी तरह से बैंक निफ्टी की गिरावट को थोड़ा सा कम कर दिया। आते सीधा सेक्टर्स पर। आज सेक्टर कौन से चले? जब आज RBI के गवर्नर ये कह रहे थे कि हम रियल एस्टेट को बूस्ट करेंगे तो रियल एस्टेट काउंटर के अंदर काफ़ी जोरदार मूवमेंट आया और रियल एस्टेट काउंटर्स यानी कि इंडेक्स वो अपने आप में चलता हुआ दिखा। आज दूसरा जो इंडेक्स था वो जो चला है वो है सरकारी बैंकों का कीमा, PSUs बैंक, वहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा है। और तीसरा था IT, फार्मास्यूटिकल्स भी चला बट फार्मा के मुकाबले IT इंडेक्स काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखा। ये 3 बेसिक इंडाइसेस थे जो आज काफ़ी दम भरते हुए दिखे हैं। जहाँ पे आज थोड़ा नुकसान देखने को मिला वो था FMCG, जहाँ पे टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले ऐसी कंपनी कमज़ोर हैं। अब आते हैं सीधा आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज टाटा स्टील, SBI और डॉक्टर रेड्डीज ये 3 आज के टॉप गेनर्स बने हैं, जहां पे परसेंटेज में करीब 1-1.5% तक का उछाल आया। टिपिकली टाटा स्टील पुल बैक का ट्रेड था। SBI के अंदर आज लीडरशिप थी बैंक की, क्योंकि ग्रामीण भारत में पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। और डॉक्टर रेड्डीज के अंदर फार्मास्यूटिकल्स का काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप वैसे आज के हिसाब से देखेंगे तो भारतीय एयरटेल, ITC 2 ऐसे शेयर्स निकल के आए जिन्होंने आज कमजोरी दिखाई है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज बाजार में जोश नहीं भर पाया, बल्कि इसने बाजार को आज नीचे की तरफ ड्रैग करने का काम किया और 1 से 1.5% तक का नुकसान यहाँ पर भी हमको बंद होते हुए दिखा। मिड कैप कैटेगरी में अगर आप जा पाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से जो GRM से जुड़ी हुई कंपनी है जैसे कि MRPL, ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे से चलते हुए दिखे। इसके अंदर आज फिर से बैक टू बैक हमको काफ़ी अच्छा गेन बनते हुए दिखा। और इसी कैटेगरी में अगर आप बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डिशमैन कार्बोरेंडम, ये अच्छा शेयर चला है। इसके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस, LG इक्विपमेंट जैसे शेयर्स जो आज हमारे मेहमानों ने आपको दिए थे, इन सब के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है। शेयर टूटा गुजरात गैस का, क्योंकि मोरबी के अंदर वो गैस को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, लोग शिफ्ट कर रहे हैं रिलायंस और IOC की तरफ में, इसलिए आज गुजरात गैस सेकेंड डे था जो पिटता हुआ दिखा। इसके अलावा रेमंड्स के अंदर आज फिर से दबाव आया। आज 200 दिन की एवरेज को ब्रेक डाउन करने वाला शेयर बना अंबर एंटरप्राइजेस और यहां पर भी आज नुकसान करीब 5% के आसपास का था। कुल मिला के मार्केट्स के अंदर आज का दिन सिर्फ इंट्राडे वॉलेटिलिटी का दिन रह गया और वैसे तो कुल मिला के नुकसान ही था। बिल्कुल, कुल मिलाकर नुकसान वाला दिन आज रहा। और दिग्गज निवेशक मधु केला से हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अच्छी कंपनियों में बेहतर कीमतों पर निवेश के मौके बन रहे हैं। बेसिकली मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी बहुत है। वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं, जियो पॉलिटिकल है या इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, ये ऑयल प्राइसेस है, ये अनसर्टेनिटी काफी है। तो ये जो एक फेज है ना, मैं बोलूंगा वर्ल्ड मार्केट में तो काफी जगह बेयर मार्केट चालू है। जैसे नास्डैक में क्लियरली बेयर मार्केट चालू हो चुका है। इंडेक्स ही 30% घट गया फ्रॉम द टॉप एंड लॉट ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज में वहां 50, 60, 70, 80% का करेक्शन हो चुका है। तो एक बात जो अजय जी है ना कि अभी वो पुराने वाले मार्केट्स नहीं है कि आपका बेयर मार्केट कोई 5-10 साल चलने वाला है। अभी तो तड़फड़ काम होता है, फटाफट, मतलब जो बुलिश चीजें भी बहुत जल्दी डिस्काउंट हो जाती है और बेरिश चीजें भी बहुत जल्दी डिस्काउंट हो जाती है। तो मुझे लगता है एक है कि आप ये ग्लोबल मैक्रो के बारे में वरी करते रहे। दूसरा ये है कि वो ग्लोबल मैक्रो की वजह से बाजार में जो अनसर्टेनिटी है, बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, यही टाइम होता है जब अच्छी कंपनियां आप अच्छे दाम पे खरीद सकते हो। और मेरा 30 साल का ये अनुभव है अजय जी, दैट या तो बाजार में अच्छी न्यूज होती है या अच्छे प्राइजेस होते हैं। तो जब न्यूज अच्छी होती है तो प्राइजेस खराब होते हैं,
और जब प्राइजेस अच्छे होते हैं तो न्यूज खराब होती है, राइट? सो अभी न्यूज खराब है अक्रॉस द बोर्ड, कन्वर्सली प्राइजेस होपफुली बेटर होना चाहिए। हाउएवर आई मस्ट से दैट ये एक दिन का खेल नहीं है। हमको नहीं पता कि एक्चुअल ऑयल 100 पहले होएगा कि 150 पहले होगा। अगर 150 होएगा तो ऑब्वियसली मार्केट्स विल रिएक्ट टू दोस काइंड ऑफ ऑयल प्राइसेस। जियोपॉलिटिकली अगर सिचुएशन यहाँ से भी और खराब होती है तो मार्केट्स विल रिएक्ट। माय एडवाइस इज कि ये जो 3-6 महीने का पीरियड है विच आर बेसिकली इन अ वे अनसर्टेन, आप अपना लिस्ट बना के रखो, आप अपना टारगेट प्राइस बना के रखो, और जब आपके भाव आते जाए आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करो। बिकॉज गोइंग बाय द पास्ट एक्सपीरियंस, ये कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है, और जब ये टर्न करेगा उस समय लेना टफ हो जाएगा। बिकॉज आपने एक जो लोअर प्राइस देख लिया होगा ना, साइकोलॉजिकली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बाय स्टॉक्स एट हायर प्राइसेस। तो अपॉर्चुनिटी बन रही है बाजार में, और अभी से अपनी लिस्ट तैयार रखिए, ये मानना है मधु केला जी का। मेरे दोस्त खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आस्था जैन और नितिलेश पावस्कर। उनसे भी समझते हैं कि उनका क्या मानना है बाजार पर। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। नितिलेश, जिस तरह का मूवमेंट आज हमने देखा बाजार में, ऐसा लगा शुरू में जब आरबीआई की पॉलिसी आ रही थी कि शायद बाजार चूंकि डिस्काउंट कर चुका है 0.5% का इंटरेस्ट रेट हाइक, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमने रिबाउंड आते देखा, लेकिन आखिरी घंटे में वो सब खत्म हो गया और हम वापस नेगेटिव में जाकर बंद हुए। क्या आपने रीड किया खासतौर पर निफ्टी में जो 16,400 के नीचे है और बैंक निफ्टी में जो 35,000 के नीचे है? जी सर, कल हम लोगों ने एक सेल कॉल जनरेट किया था और आज भी हम लोगों ने क्लाइंट्स को सेल कॉल ही जनरेट किया है। अगर हम लोग देखेंगे ऊपर से बिकवाली का प्रेशर काफी है। मतलब हम लोग पहले सोचते थे कि 16,700 16,800 इजीली हम लोग क्रॉस करेंगे, लेकिन अभी 16,600 भी पार होना काफी मुश्किल है। तो हमारे लिए ऊपर का जो स्टॉप लॉस है वो पूरा का पूरा क्लियर कट डिफाइन है। 16,600 के ऊपर हम लोग अभी जाते हुए नहीं लग रहे। और आज का जो क्लोजिंग आया है वो 16,350 के आसपास क्लोजिंग आया है। तो कल अगर हम लोग थोड़ा सा गैप ऑफ ओपन होते 60 से 70 पॉइंट के आसपास का अगर कुछ गैप ऑफ ओपनिंग मिलेगा तो हमें उसमें बिकवाली का ही प्रेशर देखने को मिलेगा। 16,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे चलना चालू करने के तो 16,150 से लेके 16,000 ये हमारे दो टारगेट हो सकते हैं। बैंकिंग में अगर हम लोग देखेंगे, परसों के दिन हमें बैंक निफ्टी काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन गैप ओपनिंग के बाद ऊपर में सस्टेन नहीं हुआ और कंटिन्यूअसली 35,500 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर कुछ बाउंस बैक मिलता है 35,100 से लेके 150 के आसपास, तो हम लोग इसमें बिकवाली कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा मंदी, जो फ्रेश मंदी हमें जो करनी है वो 34,800 के नीचे अगर जैसी चला जाता है मार्केट तो एग्रेसिवली हम लोग इसको बेच सकते हैं। 34,500 से लेके 34,300 ये दो टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। ओके, तो फोकस यहाँ पर मंदी की साइड में ही है, और बाजार में जो भी बाउंस आ रहा है उसको आपको एक सेल कॉल की तरह, अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, ऐसा नितिलेश का मानना है। आस्था, आज जब पॉलिसी आई सामने तो बैंकिंग स्पेस में एसबीआई अकेला काउंटर था जो अच्छी तेजी दिखा रहा था, क्योंकि बाकी इंडेक्स की जो बात हम कर रहे हैं वो तो अपने की लेवल से नीचे पहुंच ही गया है। खासतौर पर बैंकिंग स्पेस की अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, आपने क्या रीड किया पॉलिसी में, और उसके बाद एसबीआई पर अब क्या कॉल देंगी आज की तेजी के बाद? गुड इवनिंग सौमित्र जी। बिल्कुल, आज हमने देखा बैंकिंग स्पेस में एक हमें हलचल देखने को मिली। स्पेशली एसबीआई मजबूती से खड़ा रहा। मार्केट काफी ऊपर नीचे हुआ, उठा पटक हुई, लेकिन एसबीआई ने अपना स्टैंड कंटिन्यू रखा। तो मेरे हिसाब से जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और आगे जाते हुए बैंक्स इसमें और बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ये जो हम देख रहे हैं पॉलिसी के मद्देनजर, इनफैक्ट आज भी परफॉर्मेंस अच्छा था। ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी यहाँ पे आरबीआई ने काफी अच्छी सौगात दी है, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव होता है रियल एस्टेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर अभी भी यहाँ से आगे जाते हुए पॉजिटिव रहना चाहिए। स्पेशली एसबीआई की बात करूं तो रिजल्ट्स भी बढ़िया थे एसबीआई के, और जिस तरह से आगे चलते हुए मुझे लगता है कि कंपनी और बढ़िया बैंक और बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे दिखाएगा। तो एसबीआई अभी भी मेरा प्रेफर्ड चॉइस है पीएसयू बैंक में। बल्कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की मैं बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक, जो मैं आपकी चैनल पर पहले भी रेकमेंड कर चुकी हूँ, वो मेरा प्रेफरेबल चॉइस है। तो ये दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर बनाई जा सकती है, और एसबीआई में हमारा टारगेट 550 से ऊपर के है आने वाले कुछ महीनों की अगर मैं बात।
ओके, एसबीआई में टारगेट है 550 के ऊपर के। एसबीआई और आईसीआईसीआई ये दो पसंदीदा स्पेस हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आरबीआई की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। आस्था, आपसे समझना चाहूँगा, जो आज ऐलान किया है गवर्नर साहब ने कि कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो हाउसिंग लोन जो है दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, बढ़ा दिया गया है। उसका इम्पैक्ट हमने रियल एस्टेट स्पेस पर भी देखा, क्योंकि ख़ासतौर पर हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है कोऑपरेटिव बैंक जितने लोन देते हैं, लेकिन कितना आप इम्पैक्ट देखती हैं इसका, और क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट एक स्पेस होगा जो इस डेवलपमेंट के बाद ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के फोकस में होना चाहिए? जी, बिल्कुल, जैसा मैं पहले भी बात कर रही थी कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक सौगात के तौर पे ही माना जाएगा, जो आज आरबीआई ने किया है। सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव स्टेप है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। और रियल एस्टेट सेक्टर एज़ अ होल मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी नतीजे भी आए हैं और हम देख रहे हैं, जो मैनेजमेंट आउटलुक भी आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन्स हैं, आगे जाते हुए जो लॉन्च होने के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है और रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए। टॉप पिक के तौर पे फिनिक्स मिल्स मुझे पसंद आता है। इनफैक्ट आपके चैनल पे मैं पहले भी इसे रेकमेंड कर चुकी हूँ, फिनिक्स मिल को वीआईपी स्टॉक के तौर पे, पर अभी भी मुझे वो अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से 1250 के टारगेट हमें इस काउंट पे देखने को मिल सकते हैं। अगर रियल एस्टेट स्टॉक्स की मैं बात करूँ, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए फिनिक्स मिल पे नज़र बनाई जा सकती है। ओके, फिनिक्स मिल पर नजर बनाई जा सकती है। रियल एस्टेट पे हमने देखा कि अच्छी तेजी आज देखने को मिली ही। डीएलएफ, ओबराय रियल्टी, शोभा, ये सब करीब 1.5 से 2 से 3% तक ऊपर थे, लेकिन यहाँ आस्था को पसंद आ रहा है फिनिक्स मिल। करीब 1250 तक के टारगेट है यहाँ पर, इसको आप लेके चल सकते हैं। थोड़ा लंबा समय का नजरिया रखेंगे तो बेहतर होगा। एक और स्पेस जो मैं आपसे जानना चाहूंगा नितिलेश, जो काफी दबाव में था, वो था शुगर स्पेस का। मैं डिटेल में फंडामेंटली तो बात करूंगा अभी आस्था से, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि ये जो सारे शुगर स्टॉक्स हैं, चाहे वो द्वारिकेश हो या वो बाकी जो दूसरे स्टॉक्स हैं, उनमें हमने आज अच्छी खासी गिरावट आते देखी। खबर ये थी कि इस्मा ने कहा है कि जो शुगर प्रोडक्शन है वो इस बार रिकॉर्ड हाई पर रहेगा। श्री रेणुका, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 6 से 7% नीचे। कोई स्टॉक आपको दिखा ऐसा इस स्पेस में जहां पर कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बने, या यहां भी आप शॉर्ट ही जाना चाहेंगे? नहीं सर, हम लोग यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहेंगे। जैसे कि लास्ट शो में मैंने कहा था कि बलरामपुर चीनी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो लेवल्स के ऊपर वो गया ही नहीं, 420 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करूंगा। यहाँ पे 370 से लेके 380 ये जोन में कैसे रिएक्शन करता है बलरामपुर चीनी, और उसके बाद कुछ अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में अगर ये फिर से 400 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो हम लोग इसमें देखेंगे कैसे रिएक्शन आता है। तो अभी तो मैं इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर की साइड में हम लोग बाय करेंगे, लेकिन लेवल्स के हिसाब से ही करेंगे। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, लेवल थोड़े बेहतर हों, उसके बाद आप बाय अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं, लेकिन बलरामपुर चीनी एक स्टॉक होगा। आस्था, इस खबर पर हमने देखा काफ़ी अचानक से रिएक्ट किया शुगर स्पेस के सारे ही स्टॉक्स ने। आपने कैसे रीड किया? आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाले समय में बना रहेगा शुगर स्पेस पे? देखिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर तो मुझे नहीं लगता बना रहेगा, ऑल्दो आज जो न्यूज़ फ्लो हुआ है वो थोड़ा-सा नेगेटिव था। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अगर एक्सपोर्ट कोटा पे वापस से सरकार यहाँ पे विचार करती है खुलने के लिए, तो वो फिर वापस से एक शुगर स्टॉक्स के लिए मेरे हिसाब से जो इतनी बड़ी गिरावट है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा राहत देता हुआ नज़र आएगा। सो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव नहीं हूँ। इमीडिएटली डेफिनिटली आज एक हमें नी-जर्क रिएक्शन देखने को मिला है और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय यानी कि 10-15 दिन तक ये बना रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म 2 या 3 महीने के ऊपर का अगर नज़रिया है, तो मेरे हिसाब से शुगर स्टॉक्स अभी भी ठीक लगते हैं। ईआईडी पैरी उसमें मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा। मेरे हिसाब से कोई भी गिरावट आती है, तो वहाँ पे एक नज़र बनाई जा सकती है। इसमें टारगेट 550 के ऊपर के रखे जा सकते हैं। ओके, 550 तक के टारगेट ईआईडी पैरी ये स्टॉक पर रखे जा सकते हैं। शुगर स्टॉक जैसा हमने आपको बताया, चीनी उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ने की यहाँ पर इस्मा की तरफ से रिपोर्ट आई है। उसके बाद हमने देखा अच्छा खासा दबाव स्टॉक्स में सब में देखने को मिला। ईआईडी पैरी पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप खरीदारी की सलाह लेके चल सकते हैं। एक और अच्छी खबर आई किसानों के फ्रंट पर। आज सरकार ने एमएसपी बढ़ा दिया है खरीफ जो फसलें हैं उनका। इसका मतलब क्या होता है? मतलब मोटा मोटा ये है कि जब एमएसपी
जो है बढ़ेगा तो किसानों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा आमदनी उनकी बढ़ेगी। जब आमदनी बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर वो खर्च भी ज़्यादा कर पाएंगे। इससे फोकस में आ जाती हैं वो कंपनियां जो ग्रामीण इलाकों में, गांव में ज़्यादा एक्टिव होती हैं। कौन सी वो कंपनियां हैं? आप ट्रैक्टर कंपनीज ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा गाँव में ही बिकते हैं। टू व्हीलर्स काफ़ी हद तक बिकते हैं, उन पर आप फोकस कर सकते हैं। FMCG कंपनियां हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनकी सेल होती है यहाँ पर गांव में। तो वहाँ पर जब गांव में खर्च करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, ग्रामीण इलाकों में बेहतरी होगी, तो इन सब कंपनियों को फ़ायदा होगा। और जाहिर तौर पर हम ये देख रहे हैं कि मॉनसून भी इस बार उम्मीद की जा रही है कि अच्छी होगी। मॉनसून बेहतर होगा तो किसानों का खर्च कम होता है खेती बाड़ी करने का, और फिर एक बार फिर से खर्चा जो है कम होने से उनके हाथ में पैसा ज़्यादा बचता है। बहुत अच्छा कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से आस्था दिखाई दे रहा है। MSP बढ़ाई है, और अब चूंकि हम यहाँ मार्केट का शो कर रहे हैं, इसलिए मैं मार्केट के हिसाब से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा था। आपने कैसे रीड किया इसको, और इमीडिएट इम्पैक्ट आपको किस पर आते हुए दिखता है? किस तरह की कंपनीज पर, जैसा हम बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स है, टू व्हीलर्स है, FMCG हैं, क्या ध्यान में रखना चाहिए एक पोर्टफोलियो को बनाते वक्त इस समय? जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने सही फरमाया कि ये एक तरह से पॉजिटिव ही रहता है, रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। और रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड हमारा ऑटोमोबाइल स्पेस हो जाता है, FMCG हो जाता है, तो वहाँ पे एक नज़रिया तेज़ी का बन जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली ये एक जो मूव आया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आएगी, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इमीडिएटली जिस तरह से देखा जाए तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनिटली रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स अपने फंडामेंटल्स पे वापस से फोकस करते हुए नज़र आएँगे, और वहाँ पे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, चाहे से वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे से वो FMCG हो, फिर वो अपने पैरामीटर्स पे रन करने लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऑटोमोबाइल स्पेस की बात करें तो M&M अभी भी मेरी यहाँ पे पसंदीदा चॉइस है। हमने पहले भी डिस्कस किया था M&M को, और मेरे हिसाब से बस एक मॉनसून का यहाँ पे इंतज़ार है। अगर मॉनसून यहाँ पे पॉजिटिव टर्न हो जाता है, तो मेरे हिसाब से M&M के लिए और भी यहाँ पे एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी, और आगे जाते हुए फिर 1250-1300 के टारगेट्स रहेंगे। तो M&M मुझे ऑटोमोबाइल में पसंद आता है, तो वहाँ पे एक नज़र बनाई जा सकती है। और FMCG में HUL मेरी पसंदीदा चॉइस रहेगा। लेकिन ये दोनों ही स्टॉक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे देखना चाहिए, रादर देन कि इमीडिएटली बाय करने के लिए नहीं बाय सोचना ऑन डिप्स, ये दोनों ही स्टॉक फोकस पे रहने चाहिए, M&M और HUL। और बिल्कुल जैसा आस्था कह रही हैं, ग्रामीण इलाकों में इंपॉर्टेंट बात ये बहुत होती है कि मॉनसून कैसा हो रहा है, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि मॉनसून यहाँ से अच्छा होगा। एक और स्टॉक आज जो चर्चा में था वो था दीपक नाइट्राइट का। नितिलेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि जो उनका गुजरात का प्लांट है उसमें जब आग लगी तो उसके बाद क्लोजर नोटिस भेजा गया है। हालांकि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है अभी कुछ समय पहले, वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन स्टॉक हमने देखा आज करीब 10-11% नीचे था। कोई अपॉर्चुनिटी दीपक नाइट्राइट में? जी सर, मतलब टेक्निकल भी अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। अगर कुछ कल पॉजिटिव ओपनिंग होता है 1840 से लेके 1830 के आसपास, तो हम लोग इसमें शॉर्ट जा सकते हैं, और 1770 के नीचे काफी एक फ्रेश मंदी इसमें देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक को 1700 से लेके 1650 ये रेंज तक लेके जा सकती है। लेकिन कल अगर बाउंस मिलता है 30-40 रुपए का, तो डेफिनेटली इसमें बिकवाली की ही कोशिश करें। बिकवाली की ही कोशिश करें, वही बेहतर होगा। यहाँ पर हमने देखा कि आज खबरों की वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा था, फिर कुछ यहाँ पर रिकवरी हुई, 5% नीचे लेकिन है, पर अब भी सिचुएशन यहाँ बिकवाली की ही है। हम लोग यहाँ पर अभी ग्रामीण इलाके की बात कर रहे थे, RBI की बात कर रहे थे। आपको एक अपडेट दे देते हैं यहाँ पर, जो ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक हैं रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लोन दे पाएंगे। RBI ने इस पर बड़ा फैसला ले लिया है। पूरा ऐलान क्या है और इसका किस तरह का असर होगा, मेरी सहयोगी खुशबू जुड़ रही है मेरे साथ सब डिटेल समझाने के लिए। खुशबू, बताइए। जी बिल्कुल, आज रियल एस्टेट शेयरों में काफ़ी ज़्यादा हरियाली छाई हुई है। एक तरफ आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से ईएमआई बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन इसके साथ ही जो अलग-अलग तरह के अनाउंसमेंट्स किए हैं, जिसका फ़ायदा मिलने की उम्मीद है रियल एस्टेट सेक्टर को। पहला ये कि जो रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी तरफ से जो लिमिट है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की, वो बढ़ा दी गई है। यानी अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो टियर 1 शहरों के लिए ये लिमिट 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख कर दी गई है। टियर 2 शहरों के लिए ये लिमिट 70 लाख से बढ़ाकर 140 लाख कर दी गई, यानी 1,40 लाख कर दी गई है। इसका असर कैसे होगा कि इंडस्ट्री प्लेयर्स का कहना है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो इन बैंक्स के कस्टमर्स भी होते हैं,
वो ज़्यादा लोन ले पाएँगे, यानी हाउसिंग डिमांड इससे ज़्यादा बढ़ेगी। इंडस्ट्री प्लेयर्स ये भी मानते हैं कि अभी जो रेट्स हैं प्री पैंडेमिक लेवल से कम हैं, तो इस लेवल पर भी आगे अगर रेट्स बढ़ते भी हैं हाउसिंग लोन्स की, फिर भी लोगों की ओर से डिमांड जारी रहेगी रियल एस्टेट सेक्टर में। उससे आगे अगर रेट्स बढ़ती हैं तो ज़रूर चिंता की बात हो सकती है। इसके अलावा रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर भी जिन भी आरसीबीज़ यानी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है, उनके लिए लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है, और जो इनसे अलग है यानी इससे ज़्यादा की नेटवर्थ वाले रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके लिए इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की लिमिट 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग भी दे पाएंगे, हालांकि उनकी टोटल नेटवर्थ का वो सिर्फ 5% ही ऐसा होगा जो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में को फाइनेंस करने के लिए लगा सकते हैं। इन सभी अनाउंसमेंट्स की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही है रियल एस्टेट शेयरों में। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट शेयरों में इसी की वजह से रौनक देखने को मिली, हमने देखा आज, और फोकस में तो रहेंगे ही। यहाँ पर आस्था ने आपको अपना टॉपिक बता भी दिया है। आस्था, आपसे एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद हम चलेंगे वीआईपी शेयर्स की तरफ, और वो सवाल है एलआईसी को लेकर। एक बार फिर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 7वां दिन हो गया है हम देख रहे हैं ये स्टॉक गिर रहा है, अपने इशू प्राइसेस करीब करीब 21% अब नीचे है। कितना ढाढ़स बंधाना चाहिए जो जिनको आईपीओ में ये स्टॉक मिला है, और क्या अब जो नए निवेशक हैं जिन्होंने नहीं लिया था, क्या उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए? फेयर वैल्यू पे आ गया है स्टॉक? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट जिन्होंने भी अप्लाई किया था सबको आईपीओ में मिला ही है ये। लेकिन जिस तरह से बाद में डेवलपमेंट हुए, एक तो पहली चीज है कि ये पूरा इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस से लिंक स्टॉक है, लिंक काउंटर है। अगर इक्विटी मार्केट अच्छे परफॉर्म करते हैं तो एलआईसी का स्टॉक भी हमें यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और लेकिन जब से लिस्टिंग हुई उसके बाद से मार्केट में यहाँ जबरदस्त हमने वॉलेटिलिटी और देखा जाए तो थोड़ा बायसनेस डाउनसाइड का ही देखा है, जिसकी वजह से स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पाया। मेरे हिसाब से नई खरीदारी अभी नहीं करनी है, क्योंकि बीएनबी जो है वो भी यहाँ पे लोअर साइड पे है। दूसरी तरफ मेरे हिसाब से जो नतीजे आए थे वो भी इतने उत्साहजनक नहीं थे। तो कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए, नई खरीदारी अभी ना करें, इसे थोड़ा सा सेटल होने दें। तकरीबन 650 से लेके 700 के बीच के जोन में, वहां पे फिर एक बार वापस से रिव्यू करना चाहिए पोजीशन को, बट अभी इसमें एंट्री करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, अभी एंट्री की कोशिश न करें, अवॉइड करें एलआईसी के स्टॉक को। हमें लगातार ये लग रहा है, कई दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि इतना गिर रहा है स्टॉक तो क्या अपॉर्चुनिटी बन गई है? अभी क्लैरिटी नहीं है, कुछ दिन और रुकें। कल भी जब हम इस शो पे चर्चा कर रहे थे एलआईसी पर, तो हमें हमारे एक्सपर्ट ने कहा था कि 1 क्वार्टर का समय दीजिए, अगले नतीजों के बाद देखेंगे। तो फिलहाल अवॉइड करके चलिए एलआईसी को, वही बेहतर होगा। चलिए, कल के लिए कौन से आइडियाज मेरे मेहमान लेकर आए हैं आज, वो जानते हैं। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। नितिलेश, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, बताइए कौन से आइडियाज आप शेयर करेंगे आज? जी सर, मेरी एक लॉन्ग होगा और एक शॉर्ट होगा। कोल इंडिया में मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। 199 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा स्टॉक में। 194 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 210 से लेके 215 ये टारगेट होगा। कंडीशनल होगा 199 रुपीज के ऊपर ही लेना है। और दूसरा जो काउंटर है वो मेरा है शॉर्ट का, और वो काउंटर है वर्लपूल का। वर्लपूल अगर 1575 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा तो 1600 रुपए के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ हमें क्या करना है, इसमें बिकवाली करना है। और 1540 से लेके 1520 ये हमारे 2 टारगेट्स होंगे। और जो लास्ट शो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था भारतीय एयरटेल का, वो कंटिन्यूअसली अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। जिनकी भी शॉर्ट्स पोजीशंस अभी भी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये की कि 2 स्टॉक बताया और एक फॉलोअप भी कर लिया। भारतीय एयरटेल में जिनकी शॉर्ट पोजीशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। से स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है, आज निफ्टी का टॉप लूजर ये है। इसके अलावा वर्लपूल सेल कर सकते हैं, लेकिन कोल इंडिया में बाय की सलाह। आस्था, आपकी तरफ से कौन सा आइडिया होगा? मुझे एलजी इक्विपमेंट काफी ज्यादा पसंद आता है। आज के इस उठापटक वाले मार्केट में भी ये एकदम यहाँ पे मजबूती से खड़ा हुआ था ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक पॉइज्ड है आगे और अच्छे रिटर्न देने के लिए। थोड़ी गिरावट आए तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी 390 के आसपास। इसमें जो टारगेट रहेगा इनिशियल वो 450 का रहेगा।
450 के टारगेट के साथ एलजी इक्विपमेंट को आप खरीद सकते हैं। आज भी स्टॉक में हमने देखा 5% की बेहतरीन तेजी, टारगेट रहेगा 455 के आसपास तक का। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और नीतिलेश, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए और अपने स्टॉक्स भी हमें देने के लिए। चलिए कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है ईटी नाउ स्वदेश पर।